Assalamualaikum my dear all shining stars. This is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। ये चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं और इसके काफ़ी सारे टॉपिक पे लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स करेंगे। आपको पता है फ्रैक्चर क्या होता है। जब भी आपकी कोई बोन ब्रेक हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये फ्रैक्चर है। अब क्या होता है कि फ्रैक्चर एक ब्रेकिंग ऑफ बोन है ड्यू टू एनी इंजरी। किसी भी इंजरी की वजह से आपकी बोन ब्रेक हो गई है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और ओपन। ओपन फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है और इसमें क्या होता है कि आपके बोन्स तो ब्रेक हुई हैं लेकिन आपका और डैमेज हुआ है। आपका क्या हुआ कि स्किन में जो सराउंडिंग टिश्यूज थे, जो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स थे, क्योंकि आपको पता है कि बोन लिविंग टिश्यूज है और ये हील हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जो बोन के आसपास सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई भी ऑर्गन है, वीन है, आर्टरी है, नर्व्स है, वो सब की सब डैमेज हो रही हैं। तो ये कहलाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। अब हम बात करें कंपाउंड फ्रैक्चर की। तो कंपाउंड फ्रैक्चर कैरेक्टराइज्ड होता है, ये वो फ्रैक्चर होता है जिसमें आपकी बोन तो ब्रेक हुई है लेकिन वो आपके स्किन से भी नजर आ रही है। ये देखें, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसमें आपको पता चल रहा है कि सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या फर्क है। सिंपल फ्रैक्चर होता है कि सिर्फ आपकी बोन ब्रेक हुई है लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही है, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो आप एक्सरे वगैरह कराएंगे तभी आपको पता चल सकता है। सिंपली एक बोन आपकी फ्रैक्चर हो गई है। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होगा कि कंपाउंड फ्रैक्चर में आपकी बोन ब्रेक हो रही है और पीस ऑफ बोन भी आपको दिख रहा है स्किन के साथ। तो वो देख सकते हैं आप कि आपकी स्किन से थोड़ा बाहर आ रही है एक बोन। तो ये होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में सराउंडिंग टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गन्स, वीन्स, आर्टरीज। ये होता है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। अब आपको कहा हुआ है कि फ्रैक्चर में आपको क्या होता है कि फ्रैक्चर कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो कॉज तो कोई भी हो सकता है, किसी भी इंजरी की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि आप अपने लिम्ब को, जहाँ भी आपका फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में हुआ है, आपके हाइंड लिम्ब में हुआ है या पोस्टीरियर पार्ट में हुआ है, कहीं भी हुआ है आपका, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। इनएबिलिटी हो जाती है मूवमेंट के लिए। हम ये यूज़ नहीं कर सकते अपने लिम्ब पार्ट को जहाँ पे ये बोन फ्रैक्चर हुई है। सेंस आपको है ना, पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन आपको महसूस होता है वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है। सेंसेशन होती है ग्राफ्टिंग की, ग्रिंडिंग हो रही होती है। अगर आप चल रहे हैं, अगर आपके पैर में लगी है और आपका फ्रैक्चर हो गया है तो आप चल रहे हैं तो आपके बोन्स टकरा रही हैं एक दूसरे से, क्योंकि बोन ब्रेक हो चुकी है। तो ये होता है। अगर आपके कोहनी में लगी है, हाथ में लगी है, तो ये होता है कि बोन्स एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, पेन महसूस होता है, आप इनएबिलिटी हो जाती है आपकी कि आप मूव नहीं कर पाते हैं अपनी बोन को। तो यहाँ पे रिपेयर प्रोसेस है कि बोन फ्रैक्चर फिर कैसे ठीक होता है। ये तो नहीं है ना कि आपकी एक बोन ब्रेक हुई और वो ठीक नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं होता। बोन एक लिविंग टिश्यू है और ये क्या होता है कि ये खुद ही हील हो जाता है। इसको टाइम लगता है बट हील हो जाता है। इसके फिजिकल साइन ये होते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है किसी भी रीजन में जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है, डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की और एबनॉर्मल मोबिलिटी होती है, आप मूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये इसके फिजिकल साइन होते हैं। रिपेयर प्रोसेस में अंडर को जाते हैं 4 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है हेमाटोमा स्टेज। होता है कि जब भी फ्रैक्चर अकर होता है तो ब्लड वेसल्स बोन की डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से जो ब्लड है वो लॉस होना शुरू कर देता है। हमारे पास हम ये कहते हैं कि जब भी बोन फ्रैक्चर हुई है, बोन ब्रेक हुई है, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स और जो आगे सराउंडिंग उसकी पेरिस्टियम है, लेयर है, सराउंडिंग टिश्यू है, वो भी ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड एस्केप करना शुरू कर देता है और मैसिवली एक्यूमुलेट हो जाता है सराउंडिंग में। हम ये कहते हैं कि ये हेमाटोमा स्टेज है जिसकी वजह से आगे फर्दर ब्लड लॉस से बचता है, बोन फर्दर ब्लड लॉस से बचती है और उसकी वजह से हीलिंग में ये हेल्प करता है। हम ये क्या कहते हैं कि ये जो, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, ये लास्ट बुक में लिखा हुआ था, हेमाटोमा स्टेज इम्यूनी सिस्टम चैप्टर था, उसमें लिखा हुआ था कि जो एक्यूमुलेशन होती है ब्लड की, क्लॉटिंग होती है, उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में हेमाटोमा। तो ये जो हेमाटोमा है ये इम्यूनी सिस्टम डेवलप करता है, इंड्यूस करवाता है स्वेलिंग। फ्रैक्चर साइट जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे, ये साइट ऑफ इंजरी पे इम्यूनी सिस्टम एक्टिवेट करवाता है, स्वेलिंग करवाता है। पेन रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स नोसियो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं टिश्यू डैमेज को और वहाँ पे पेन को डेवलप करते हैं। उसकी वजह से आगे आप फ्रैक्चर को कर सकते हैं। लेकिन आपको, तो अगर आपको पेन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, किस चीज़ की मेडिकेशन करनी है। तो ये होता है कि पेन सेंसेशन को डेवलप करता है और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सस्पेंडेड ब्लड सप्लाई। सस्पेंडेड का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक्टिव है और उसको हमने स्टॉप करवा दिया है।
क्या होता है कि जब भी बोन ब्रेक हो गई है, तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई सस्पेंड हो गया, स्टॉप हो गया, उसकी वजह से बोन सेल्स को डिप्रीशन होती है, ये सामना करना पड़ता है कि उसके पास न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है, उसकी वजह से वो डाई भी हो सकती है, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हेमाटोमा स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है फ्रैक्चर साइट पे, और आगे फर्दर ब्लड लॉस से वो प्रिवेंट कर देता है, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर हीलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से हील वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि ब्लड लॉस, जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी। तो दैट्स वाई ये स्टेज बहुत काम आती है। अब नेक्स्ट स्टेज है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि नेक्स्ट हीलिंग प्रोसेस ये होता है कि इसमें न्यू फॉर्मेशन होती है, न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ये विद इन द वीक्स जो आपके पास बोन की लेयर होती है, सराउंडिंग लेयर होती है पेरिस्टियम, ये बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे कि ये ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन के सेल हैं और ये बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और एक न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। लाइक विद इन द वीक्स पेरिस्टियम डेवलप करता है ब्लड वेसल्स को और ऑस्टियोब्लास्ट को। ये ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप हो गए, ये ऑस्टियोब्लास्ट आके एंटर होते हैं हेमाटोमा स्टेज में। लाइक हेमाटोमा ब्लड क्लॉटिंग में स्टेज होते, हेमाटोमा में एंटर होते हैं और फिर एंटर होने के बाद ये क्विकली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, क्विकली डिवाइड करते हैं और फिर स्पंजी बोन की फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम ये कहते हैं कि ये है इन द रीजन क्लोज टू द न्यू ब्लड वेसल्स। ये है स्टेज। लाइक ऑस्टियोब्लास्ट का ये काम है ना कि वो बोन की फॉर्मेशन करता है, तो इसका ये मतलब होता है कि स्पंजी बोन की फॉर्मेशन इसने कर दी। सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा कि माइक्रोसाइट से जो WBCs की एक साइट है जो जिसमें न्यूक्लियस कम होते हैं, इसको हम कहते हैं, एक ग्रेन्यूसाइट्स होते हैं और एक होते हैं ग्रेन्यूसाइट्स। तो माइक्रोफेजेस माइक्रोसाइट से बनते हैं और माइक्रोसाइट्स ग्रेन्यूसाइट्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये जो माइक्रोफेजेस होते हैं ये लॉन्ग लाइफ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइक फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोई भी एंटीजन होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, कोई भी डेड सेल्स होता है। तो यहाँ पे उसका यही काम है, ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये एंटर होते हैं और फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, डेड सेल्स को फेगोसाइटोस कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये आपको ये याद रखना है कि जो पेरिस्टियम था उसने डेवलप किया था ऑस्टियोब्लास्ट को, ऑस्टियोब्लास्ट एंटर हुए थे हेमोटोमा में और हेमोटोमा में डेवलप होकर उन्होंने रैपिडली अपने आप की डिवाइड करना शुरू कर दिया था, क्विकली अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया था और स्पंजी बोन की फॉर्मेशन हो गई थी। आपको ये याद रखना है एट द एंड ऑफ द ब्रोकन बोन हमारे पास कुछ न्यू ब्लड वेसल्स भी थी, हमारे पास कुछ फिब्रोब्लास्ट भी थे, हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स भी थे और कुछ मैट्रिक्स था कोलेजन का। वो सबको मिला के आप कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज कैलस और ये होता है, फिर इस स्टेज का नाम रखते हैं फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। जो कोलेजन होता है ना, जो ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप कर रहा है स्पंजी बोन को और जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स को जो आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं कोलेजन फाइबर्स को, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं फिब्रस प्रोटीन की बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं विद कैल्शियम। लाइक कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्सिफिकेशन हम कहते हैं या ऑसिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बोन्स में डिपोजिशन होती है कैल्शियम की और उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे यही है कि ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप करते हैं आगे जाके स्पंजी बोन को और फिब्रोब्लास्ट सेल्स को जो प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन फाइबर्स टू रिफॉर्म द फ्रैक्चर बोन, जिसकी वजह से बोन की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बोन्स में और उसकी वजह से वो सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड भी यही है कि सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। अब क्या हुआ, बोनी कैलस फॉर्मेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर्स थे जिन्होंने कैल्सिफिकेशन करी थी, ऑसिफिकेशन करी थी, जिन्होंने कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट किया था, तो वो सॉफ्ट कैलस होता है। लेटर ये कैल्सिफाइड होता है हार्ड में, उसको हम कहते हैं हार्ड बोनी कैलस, और ये हार्ड बोनी कैलस प्रोग्रेस हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता और देन फिर बोन की फॉर्मेशन कर देता है। ये इनिशिएट होता है और ये डेवलप होता है एट द 2-3 वीक्स में, 3 वीक्स में आफ्टर द फ्रैक्चर ये अराउंड इनिशिएट होता है और फिर कंटिन्यू अबाउट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स लगते हैं आपको आपकी पूरी बोन को सही होने में, ठीक होने में। तो यही है कि जब कार्टिलेज ऑसिफाइड हो जाता है तो ये कंटेन करता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और बोन मैट्रिक्स, सबके सब इसमें होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट भी होता है, ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं और ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन एक ही प्रोसेस है, इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है और बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब एक और स्टेज और लास्ट स्टेज है ये रीमॉडलिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि बोन रीमॉडलिंग स्टेज ये होती है कि बोन टिश्यूज रिमूव हो जाते हैं और रिप्लेस कर देते हैं न्यू वन से। आपको ये पता ही चल रहा है रीमॉडलिंग स्टेज, नेम से ही पता चल रहा है कि
ये ज्वाइन करता है फ्रैक्चर साइट्स को और रीमॉडलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो डिटेक्ट करें फ्रैक्चर को और इंड्यूस करवाएं मोनोसाइट्स को कि वो वहां जाके फ्यूज हो और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन करें जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं और ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को बोन के जो डेड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। लाइक इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर हो जाते हैं और फिर आगे जाके एक्टिवेट करवाते हैं रिजॉर्बिंग बोन्स को कि वो बोन्स की रिएब्जॉर्प्शन करना शुरू करें और ऑस्टियोब्लास्ट भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आगे जाके प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कोलेजन को। मैंने कहा कोलेजन प्रोटीन एक फिब्रस प्रोटीन होता है जो कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, कैल्शियम की डिपोजिशन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को फिल करता है लुसीनी। लुसीनी है ना एक मतलब क्या होता है कि कैविटीज होती हैं ब्लड में, उसमें इसको कोलेजन को फिल करता है ऑस्टियोक्लास्ट ने जो बनाई हुई होती हैं और ऑस्टियोब्लास्ट इनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है न्यू बोन मटेरियल को और टर्न कर देता है इनको ऑस्टियोसाइट्स में जो बोन के मेच्योर सेल्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स बोन के मेच्योर सेल्स हैं। फाइनली बोन कैलस रिमॉडल हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, ऑस्टियोसाइट सेल से और इसकी वजह से जो ब्रोकन बोन थी वो बिल्कुल अनब्रोकन ओरिजिनल बोन की तरह दिखने लग जाती है और फ्रैक्चर हील हो जाता है। रीमॉडलिंग टेक करता है अबाउट बहुत सारे मंथ लग जाते हैं। ये रिकवरी पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और फिर बोन अनइवन फॉर ईयर्स लाइक ये भी हो सकता है कि रिमॉडलिंग मंथ भी ले सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और एयर भी ले सकता है। तो इस स्टेज में हमने ये पढ़ा है कि रिमॉडलिंग स्टेज में न्यू सेल्स पुराने वाले सेल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और देन फिर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मेच्योर होते हैं। वो फिर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की लाइक डेड सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली बोन कैलस रिमॉडल हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। और कोलेजन भी होता है इसमें, कंपाक्ट बोन भी होती है जो बिल्कुल अनब्रोकन ओरिजिनल बोन की तरह हमें दिख रही होती है। तो ये था स्टेजेस, आई होप समझ आ गए होंगे। और ये यहाँ पे बताया हुआ ये हिमोटोमा है, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हुई है, ये एक्सटर्नल कैलस है, ये इंटरनल कैलस है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि बोनी कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो आगे जाके हार्ट में हो जाते हैं, हील फ्रैक्चर होना शुरू हो गया, यहाँ पे ब्लड वेसल की पूरी खत्म हो गई थी, फिर यहाँ पे हील होना शुरू हुआ, ये बोनी कैलस की फॉर्मेशन हो गई और देन फिर आपको हील फ्रैक्चर पूरा दिख गया कि बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक ब्लड वेसल्स आ गई। तो ये होता है स्टेजेस होते हैं फ्रैक्चर रिपेयर के। आई होप समझ आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे मसल्स का। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।